जब भी एक बड़ी स्पाइन सर्जरी की बात आती है तो सबसे ज्यादा डर लगता है इन्फेक्शन से। सर्जन को भी इन्फेक्शन से बहुत डर लगता है और पेशेंट को भी। लेकिन क्या ये वाकई में ही इतना डेंजरस है, इतना खतरनाक है कि कभी ठीक ही नहीं हो सकता? आज मैं आपको ऐसे पेशेंट से भी मिलवाऊंगा जिनको एक इन्फेक्शन हुआ था, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन आज अगर वो हमारे साथ बैठे हैं तो उनका वूंड बिल्कुल ही ठीक है, जख्म पूरी तरह से भर चुका है। कैसे ये हुआ था, कैसे हमने इसको मैनेज किया और क्या ज़रूरी है एक इन्फेक्शन को समय पे डायग्नोस करके ठीक करना, कितना ज़रूरी है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। हमारे पास जब पेशेंट आए, इनका सर्जरी लगभग 4 महीने पहले हुआ था। और जब ये हमारे पास अप्रैल के अंदर आए तो एक साइनस डिस्चार्ज था, इसके अंदर से लगातार जो था पस निकलता था। और ये जो वूंड था ये पूरी तरह से साइड से मार्जिन्स जो है वो अनहेल्दी हो गए थे और कांस्टेंट पेन रहता था। इनको यहाँ पे टीबी के लिए सर्जरी किया गया था और उसके बाद एक और सुपर एडेड इन्फेक्शन यहाँ पे आ गया था। तो जैसे ही हम इनकी एमआरआई देखेंगे आपको इसके अंदर भी कुछ कलेक्शंस दिखेंगी। आप ये देखेंगे, ये एंटीरियर कलेक्शन दिखती है इसके अंदर, और साथ ही साथ स्क्रूज के आसपास भी इसके अंदर कलेक्शन थी। और ये जो इन्फेक्शन था ये डीप इन्फेक्शन था। तो आप देखिए ये वाला जो इन्फेक्शन है ये यहाँ से नीचे सॉफ्ट टिश्यू के साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन में है। ये एक साइनस ट्रैक है जो आपके सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है। और यही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी। तो इनका बेसिकली लेफ्ट साइड जो था वो पूरी तरह से अनहेल्दी था, राइट साइड जो आप देखेंगे ब्लैक दिख रहा है वो पूरी तरह से हेल्दी था। तो हमने जो डिसीजन लिया वो काफी अलग था, क्योंकि हमने इनका एक तरफ का जो इम्प्लांट था वो निकाला और उसके बाद वहां पे बोन ग्राफ्ट डाला, वहां पे टिश्यू को डिब्राइड किया। और जो हमने यूज की जो टेक्निक उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन पहले हम वूंड देखेंगे अभी कैसा है। अभी सर हमारे साथ हैं और ये इनका वूंड है, पूरी तरह से हेल्दी, कोई डिस्चार्ज नहीं है, पेन काफी कम हो चुका है, हीलिंग के रास्ते पे है, धीरे धीरे बोन फ्यूजन हो जाएगा, दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। राजवीर जी से पूछेंगे कि कब ये दर्द इनको महसूस हुआ था, फर्स्ट टाइम जो सर्जरी कराई थी कितने समय तक ठीक रहे थे, फिर कैसे ये बढ़ना शुरू हुआ, बताइए राजवीर जी। मेरे को ये दर्द सितंबर 27 को हुआ था। उसके बाद मैं मेदांता हॉस्पिटल में गया, जहाँ की मेरे को स्पाइन से एक सिरिंज निकाला गया। उसके अंदर बताया कि टीवी है। जी। टीवी के लिए ऑपरेशन के लिए बोल दिया। नवंबर 4 को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो दो स्क्रू डाले थे इसके अंदर, हड्डी के अंदर दोनों साइड डाले दोनों थे साइड अभी? डाले थे। तो उसके तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद में उधर एक साइड में ऐसे गांठ सी बन गई। गांठ बन गई, वो धीरे धीरे वो फूटना शुरू हो गया, उसके अंदर से पस आना शुरू हो गया। पस आना शुरू हो गया तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे ये बात है, इसके अंदर पस आ रहा है। वो बोले नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई लेते रहे। उसके बाद मैं फिर उसके बाद गया, सर हो नहीं रहा। उन्होंने फिर उधर से पस निकाला, पस से वो कलेक्शन किया। उन्होंने बोला इंस्पेक्शन है इसके अंदर, इसका दोबारा रिप्लांट होगा। फिर वो काफी दूर पड़ता था। फिर मेरे को किसी ने, मेरे गांव के एक, जो गांव में काम करते हैं, टिकट वगैरह लगाते हैं, उन्होंने बोला कि मेरे जान पहचान का है और नए डॉक्टर साहब आए हुए हैं आस्था में, चलो उनसे मिलते हैं एक बार। मैंने इधर आकर के डॉक्टर साहब से सलाह ली। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, रिप्लांट हो जाएगा। आप ऐसा करना, रेफर लेने या जाने लेकर आते हो तो मेरी उससे पहले बातचीत कर लेना। मैंने न सोचे न बगैर कुछ किए डॉक्टर साहब विश्वास किया और रेफर लेके तुरंत ही दे दिया। और डॉक्टर साहब ने मेरा रिप्लांट कर दिया। और रोड के बारे में बोला, रोड तेरी आपकी निकाल देता हूँ इसके अंदर से, बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर दोबारा रोड डालेंगे तो कामयाब नहीं होगी। तो उन्होंने निकाल दिया। तो फिर इन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या किया, वॉक्यूम वाली वो जो मशीन है वो डाला। बोला कि इसके अंदर हम अभी टाके नहीं लगाएंगे, इसके अंदर इसको खुला छोड़ेंगे। तो 7 दिन तक तकरीबन वो खुला रहा। उसके बाद मैं दोबारा रीचेक किया तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत और रह गया था। रहने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला 5 दिन और रहने दो इसके अंदर मशीन को, उसके बाद में करेंगे। उसके बाद में मेरे टाके लगाए। उसके बाद में आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। और आज डॉक्टर साहब एक एमआरआई के लिए बोल रहे हैं, तो भगवान ने चाहा कि एमआरआई का रिजल्ट बढ़िया आए। बाकी ठीक है रिपोर्ट।
देखो सर बहुत ही समझदार हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने को ये जो सर्जरी हुआ था उसके बाद रीइम्प्लांटेशन का बोला गया। रीइम्प्लांटेशन तब की जाती है जब आपका जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी नया हो, जैसे कि आपको सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं, 1.5 महीना हुआ है, तो वहाँ पे हम पुराने स्क्रूज को रिटेन भी कर सकते हैं, नए भी डाल सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो इन्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और वो डीप था। अगर हम देखेंगे जो इम्प्लांट्स हमारे होते हैं उसके आसपास एक बायोफिल्म बन जाता है। अगर ये हमारा वो इम्प्लांट है, इसके आसपास बैक्टीरिया एक शील्ड बना लेता है जहाँ पे पेनिट्रेट करना एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो पुराने इम्प्लांट निकालना ही सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगा रैशनल प्रोसीजर है अगर इन्फेक्शन पुराना हो चुका है। तो हमने बिना सोचे समझे, बिना देरी किए, हमने उस इम्प्लांट को सबसे पहले बाहर किया। जब मैंने देखा वहाँ पे बोन काफ़ी डिस्ट्रॉयड थी, इन्फेक्शन बहुत बड़ा हुआ था, तो हमने डिसीजन लिया कि हम दूसरी साइड के इम्प्लांट्स को रिटेन करेंगे और एक साइड के इम्प्लांट निकाल के वहाँ पे बोन ग्राफ्ट डालेंगे। हमने अच्छी क्वांटिटी में बोन ग्राफ्ट डाला, वहाँ से इम्प्लांट को निकाला और वहाँ पे हमने देखा कि इसको सेकेंडरी हीलिंग की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब एक ही बार में हम सारा इन्फेक्शन को निकाल के जख्म को बंद कर दें तो वहाँ पे इन्फेक्शन दोबारा से फटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं वैक टेक्नोलॉजी। वैक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वैक्यूम या नेगेटिव सक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मशीन होता है, उसके एक ट्यूबिंग के थ्रू जख्म के ऊपर एक सील बनाई जाती है और फोम डाला जाता है। फोम क्या करता है कि कंटिन्यूअस वहां से जो आपका इन्फेक्शन का सोर्स है, इन्फेक्शन का बैक्टीरिया है, उसको खींचता रहता है और वहां पे बिना ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये फोम होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये लगातार आपके वुंड में से सक्शन करते हैं। आप इसको बिल्कुल मैग्नीफाइड व्यू देखेंगे तो इसके अंदर ये पोर्स आपको दिखेंगे फोम के अंदर, जो कि वुंड के साथ इंटीग्रेट होते हैं और वहां से जो भी बैक्टीरिया है, सोर्स है, उसको खींच के इस वाली ट्यूबिंग से इस ट्यूबिंग से इस मशीन के अंदर लेके जाते हैं। तो हमने ये वाला टेक्नोलॉजी यूज किया और लगभग 10 से 12 दिन हमने ये वैक्यूम ड्रेसिंग किया। जब हमने वुंड को खोला तो वी वर अमेज्ड कि कितने हेल्दी वुंड दिख रहा है। और फिर हमने राजवीर जी को एक छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया के अंदर वो वाले सारे टाके लगाए और आज राजवीर जी हमारे साथ हैं। अभी कोई भी साइनस डिस्चार्ज नहीं बना, उसके बाद चल पा रहे हैं अच्छे से। एक साइड पे इम्प्लांट है, एक साइड पे नहीं है, तो हम एडवाइस करते हैं सर को कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी चलने फिरने पे ध्यान दें, लेकिन वजन उठाने का थोड़ा परहेज रहेगा। तो स्पाइनल इन्फेक्शंस को हमने डीप एग्रेसिव स्पाइनल इन्फेक्शन को कैसे ठीक किया, ये आप आज देख चुके हैं, समझ चुके हैं। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ भी आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इन्फेक्शंस को सही समय पे डायग्नोस किया जाए, एग्रेसिवली मैनेज किया जाए, गाइडलाइंस के थ्रू चला जाए, तो स्पाइनल इन्फेक्शंस का जो क्योर रेट है वो 99% है। पहले इसके अंदर 5 से 6 सर्जरी डिब्राइडमेंट भी लगती थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के साथ राजवीर जी को सिर्फ एक सर्जरी के बाद पूरी तरह से आराम आया है। और ये पॉसिबल हो पाया नई टेक्नोलॉजी, नई डिसीजन मेकिंग और आपकी रैशनल थिंकिंग की वजह से। थैंक यू सो मच।